हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस डिस्कशन का टॉपिक है डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि डिलिमिटेशन आयोग क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है। दोस्तों, इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं मिस्टर मुकेश साहनी जी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को और जानते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को। तो सर, सबसे पहला हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन होता है यानी कि परिसीमन आयोग होता है, उसकी नीड्स क्या होती है? देखिए, भारत एक विविधताओं का देश है। क्षेत्रीय विविधताएं हैं, जनसंख्या का विविधता है, कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं जनसंख्या कम है, सांस्कृतिक विविधताएं हैं। तो ऐसे एक देश में जहां पे इतनी सारी विविधताएं हैं, इतनी सारी भिन्नताएं हैं, वहां पे चुनाव का आयोजन कराना और चुनावी सीटों को जनसंख्या के अनुसार नियंत्रित करना एक चुनौती का विषय। इस चुनौती से निपटने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई जिसका नाम परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन। तो परिसीमन आयोग वह आयोग है जो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के लिए चुनावी क्षेत्र को निर्धारित करने का कार्य करता है या चुनावी सीमा को निर्धारित करता है। इसलिए इस आयोग को हम सीमा आयोग के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो सर, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर यानी संरचना की बात करेंगे तो परिसीमन आयोग में जो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड न्यायाधीश होता है और उसमें एक निर्वाचन आयुक्त का अधिकारी होता है और एक सदस्य जो होता है वो जिस राज्य के लिए परिसीमन किया जा रहा है उस राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है। तो कुल 3 लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, ये तय करते हैं कि सीमा का निर्धारण कैसे करना है। अच्छा, तो जो ये कमीशन है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है? देखिए, संविधान के आर्टिकल 82 में अनुच्छेद 82 में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात एक परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा जो सीटों और जनसंख्या के बीच में संतुलन स्थापित कर सके। और आर्टिकल 170 के तहत विधानमंडल के भी जो चुनाव होते हैं वहां पर भी परिसीमन का कार्य किया जाएगा। मतलब 82 के तहत लोकसभा आ गई, एक तरीके से संसद आ गई और 170 के तहत स्टेट लेजिस्लेशन। अच्छा, तो कब कब ये आयोग का गठन हुआ? देखिए, पहली बार तो आयोग का गठन 1952 में ही हुआ था, 1952। फिर उसके बाद 1963 में गठित किया गया, फिर 1973 में आयोग गठित किया गया और उसके बाद आयोग गठित नहीं किया गया। फिर जाकर के 2002 में आयोग गठित किया गया। यानी अब तक कुल 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है और 2002 में परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया था तो ये तय किया गया था कि अब 2026 के बाद ये जो लोकसभा या राज्यसभा की सीटें होती हैं इसमें बदलाव की जा सकती है। अभी 2026 तक यथास्थिति बनी हुई। अच्छा, मतलब लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था यानी लास्ट परिसीमन हुआ था वो 2002 में हुआ, अब जो होगा वो 2026 में होगा। अच्छा, तो संसद का मतलब जो पार्लियामेंट होती है उसके संबंध में इसकी क्या भूमिका होती है? देखिए, परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति की अनुमति पहले भी चुकी होती है। तो जो परिसीमन आयोग क्षेत्र का निर्धारण करता है वो सारी रिपोर्ट सदन के अंदर रखी जाती है और जब वो सदन के अंदर रखी जाएगी तो उस पर विचार भी होगा, लेकिन किसी प्रकार का उसमें नकारात्मक बदलाव पार्लियामेंट नहीं कर सकती। मतलब कोई भी नेगेटिव चेंजमेंट नहीं, सदन उसके अंदर कोई वो नहीं, बस उस पर चर्चा हो सकती है, बाकी सदन की कोई उसमें
पक्ष या विपक्ष का अधिकार नहीं है कि सदन उसमें कोई अपनी बात रखे। डिस्कशन का अधिकार है। डिस्कशन का अधिकार है बस। अच्छा अच्छा, तो ये जो न्यायालय है, कोर्ट है, जो इस कमीशन, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, उसके ऑर्डर्स पे इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? देखिए, परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो परिसीमन आयोग के काम में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो कोई भी इंटरफेरेंस न्यायपालिका का उसमें नहीं होगा। और अभी आप देखेंगे हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया है, तो जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग गठित किया गया है। पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्र हैं, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, तो वहां पर भी परिसीमन आयोग गठित किया गया है। वहां की विधानसभाओं में भी परिसीमन आयोग गठित होकर के सीमा का निर्धारण करने का कार्य करेगा। और ये अभी हाल ही के राज्यों के लिए चर्चा की गई। अच्छा, तो ये जो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, सीमाओं का निर्धारण करता है, तो इसमें कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल समस्या का। अभी हमने जैसे कहा आपको शुरू में कि भारत विविधताओं का देश है, और आप देखेंगे जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत, और अपने उत्तर भारत में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और उत्तर भारत लोग इस पर विचार भी नहीं करते कि जनसंख्या का नियंत्रण हमें कैसे करना है या हमें किस तरीके से करना चाहिए। जबकि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो जनसंख्या को नियंत्रित रखते हैं, वहां पे जनसंख्या कम है। अब आप अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर सीटों का निर्धारण करेंगे तो सीटें ज्यादा से ज्यादा उत्तर भारत को दे दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कम होगा, और वो इस पर अपना आरोप भी लगा सकते हैं। तो ऐसी दशा में ये भी परिसीमन आयोग को तय करना पड़ता है कि मैं क्षेत्र का निर्धारण कैसे करें। ये चुनौती होती है परिसीमन आयोग की, लेकिन इसमें वित्त आयोग अपना काम कर रहा है, और वित्त आयोग जनसंख्या के साथ साथ और भी चीजों को देखा जाएगा, और भी क्षेत्रों को उसमें देखा जाएगा कैसे सीटों का आवंटन परिसीमन आयोग करेगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने बताया कि जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है वो पार्लियामेंट के जो लोअर हाउस होता है, लोकसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर के लोअर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के सीटों में की एरिया को निर्धारित करता है। तो ये जो हम लोग लोकल बॉडीज के इलेक्शंस देखते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन देखते हैं, तो इस पे भी क्या इसका कोई रोल होता है कि नहीं होता? नहीं, इसमें कोई रोल नहीं होता। उसके लिए स्टेट का अपना अलग प्रावधान है। उसके लिए हमने आपको पहले मतलब जो लोकल चुनाव होते हैं उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है, तो ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने का, क्योंकि देश की संसद विधि निर्माण करेगी, राज्य में विधानमंडल विधि निर्माण करेगा, तो इसके लिए परिसीमन आयोग गठित किया जाता है, तो ये करेगा। और लोकसभा और विधानसभा के लिए क्यों करेगा? क्योंकि जनता का प्रत्यक्ष मतदान इन्हीं दोनों सदनों के लिए होता है। डायरेक्ट वोट जो जनता करती है वो इन्हीं दोनों सदन, यही दोनों, बाकी इनडायरेक्ट तरीके से जनता के सदन यही, जनता के सदन लोकसभा और विधानसभा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये था। दोस्तों, आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिलिमिटेशन आयोग को समझा, उसकी वर्किंग प्रोसेस को देखा, उसके स्ट्रक्चर को देखा, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को देखा, और उसमें उस आयोग से खड़ी होने वाली समस्याओं को भी देखा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।